हम लोगों ने लुसेंट साइंस बुक से केमिस्ट्री में ऑब्जेक्टिव पढ़ा था लगभग 500 तक के प्रश्नों को। अब हम लोग 500 से आगे चलेंगे और इसमें टोटल है 700, यानी कि 200 प्रश्नों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। बताइएगा, किस उद्योग के द्वारा चूना यानी कि चुनास में या चूना पत्थर का प्रयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है? सीमेंट उद्योग में। सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर कच्चा माल है, तब न कैमूर और रोहतास की पहाड़ियों में चूना पत्थर मिलता है, जिसके कारण डालमिया नगर सीमेंट उद्योग है रोहतास में, अब बंजारी भी है। सीमेंट बनाने के लिए किसके मिश्रण को खूब गर्म किया जाता है? चूना पत्थर और मृतिका। ठीक है। सीमेंट के निर्माण में जिप्सम को क्लिंकर के रूप में क्यों मिलाया जाता है? क्योंकि ये जिप्सम क्या करता है? जमने की दर को कम कर देगा। सीमेंट की जमने की दर को कम कर देगा। तो जमने की दर जब कम हो जाएगी तो उससे क्या फायदा है? जमने की दर अगर कम कर देगा सीमेंट तो उससे क्या फायदा है? फायदा यह है कि ज्यादा वो मजबूत हो जाएगा। सीमेंट जो है जमने की दर अगर उसमें कम कर दी जाए, जमने की दर जब कम कर दिया जाता है तो क्या फायदा है? सीमेंट कंक्रीट ज्यादा मजबूत होगा और इसके लिए उसमें मिलाया जाता है जिप्सम। देखिए, सीमेंट की खोज तो जोसेफ एप्सिडीन ने किया था और चूना पत्थर और चिकनी मिट्टी से जोड़ने वाला एक नया पदार्थ बनाया जो अधिक शक्तिशाली और जलरोधी था, और उसे पोर्टलैंड सीमेंट कहा जाता है क्योंकि पोर्टलैंड का रंग चूना पत्थर के समान था। चूना पत्थर या खड़िया को मृतिका का मतलब होता है लाल मिट्टी, और पत्थर के साथ खूब गर्म करके प्राप्त होने वाला पदार्थ ही सीमेंट है, और इसमें कैल्शियम के एल्यूमिनेटो एवं सिलिकेटो का मिश्रण है। यह किसका मिश्रण है? कैल्शियम के एल्यूमिनेट एवं सिलिकेट का। सीमेंट उत्पादन का जो कंपनी होता है उसमें चूना पत्थर, चिकनी मिट्टी या लाल मिट्टी और जिप्सम की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? चूना पत्थर, लाल मिट्टी और चिकनी मिट्टी। हाँ, लाल मिट्टी या चिकनी मिट्टी कहिए और प्लस में जिप्सम की। चूना पत्थर, लाल मिट्टी या चिकनी मिट्टी, या उसको मृतिका भी कहते हैं, और जिप्सम का। सीमेंट प्रमुख रूप से कैल्शियम सिलिकेटो और एल्युमिनियम सिलिकेटो के मिश्रण होते हैं, जिसे जल के साथ मिला देने पर जमने का गुण होता है। जल के साथ मिलाने पर सीमेंट का जमना उसमें उपस्थित कैल्शियम सिलिकेटो और एल्युमिनियम सिलिकेटो में जलयोजन के कारण होता है। अर्थात कैल्शियम सिलिकेट, एल्युमिनियम सिलिकेट में अगर जल मिला देंगे तो जम जाएगा। सीमेंट में 2 से 3% तक जिप्सम इसलिए मिलाया जाता है क्योंकि इसके जमने की दर को धीमा करे, और धीमा करेगा तो क्या होगा? अधिक मजबूत होगा। अब यहां से प्रश्न आता है कि जिप्सम का सूत्र क्या है? तो CaSO4 2H2O। ठीक है। एक अच्छी गुणवत्ता वाले सीमेंट में सिलिका यानी कि बालू SiO2, एल्यूमिना Al2O3 का अनुपात 2.5 से 4% के मध्य होना चाहिए। मान जो बहुत अच्छा सीमेंट है, लाफार्ज हो गया, F2R हो गया ACC का, तो इसमें क्या होता है? बालू यानी कि SiO2 जिसे सिलिका कहते हैं, और एल्यूमिना यानी कि Al2O3 का अनुपात 2.5 से 4% के मध्य होना चाहिए। पोर्टलैंड सीमेंट के मुख्य घटक कौन है? डाई कैल्शियम सिलिकेट CaSiO4 26%, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट Ca3SiO5 51%, और ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट CaAl2O6 11%। देखिए, ऐसे सीमेंट का बहुत सारा संगठन है, जैसे कैल्शियम है, बालू है, एल्यूमिना है, मैग्नीशियम है, लोहा भी कुछ कुछ होता है, SO3 भी है। ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों ने पढ़ा कि सीमेंट के निर्माण में जिप्सम को मिलाने का क्या अर्थ है? इसके प्रारंभिक जमाव को धीमा करना है जिससे कंक्रीट अधिक मजबूत हो। और सीमेंट किसका मिश्रण है? तो कैल्शियम के एल्यूमिनेटो एवं सिलिकेटो का मिश्रण है। ठीक है। पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने से मदद मिलती है, जल्दी जमने से रोकेगा, अर्थात जमने की दर को धीरा कर देगा। पोर्टलैंड सीमेंट के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सही हैं? जैसे सिलिका जो है बालू सीमेंट को अधिक मजबूती प्रदान करता है, बिल्कुल सही है। एल्यूमिनियम से सीमेंट का जल्दी से मजबूत हो जाता है, दृढ़ हो जाएगा।
और कैल्शियम सल्फेट से सीमेंट का प्रारंभिक आर्द्रीकरण समय घटना। कहना कि देखिए सिलिका जो है वो क्या करेगा, बालू SiO3 सीमेंट को मजबूत बनाएगा। जब इसमें एल्युमिनियम मिलाएगा तो क्या करेगा, ये जल्दी जमाने का प्रयास करेगा, ये कठोरता प्रदान करेगा। और जब कैल्शियम सल्फेट मिलाइएगा तो ये जमने की दर को धीरा करेगा। वही ना, कैल्शियम सल्फेट का मतलब क्या है, जिप्सम, और उसका सूत्र क्या है, CaSO4 2H2O। शीशा कांच क्या है, एक अतिशीतित द्रव्य है और ये भी मानव निर्मित पदार्थ के अंतर्गत आता है। क्या आता है, शीशा। कांच तो कह रहा है शीशा यानी कि कांच क्या है, एक अतिशीतित द्रव्य है। ठीक है, विभिन्न प्रकार के कांच निर्माण में उपयोग आने वाला मुख्य घटक कौन है, सिलिका यानी कि बालू है। कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक सिलिका यानी कि बालू है। गर्म शीशे को धीमे धीमे ठंडा करने की प्रक्रिया को हम लोग एनीलिंग कहते हैं। गर्म शीशे को धीरे धीरे, देखिए कांच का अनिलीकरण, कांच की वस्तुओं को बनाने के बाद विशेष प्रकार की भट्टियों में धीरे धीरे ठंडा किया जाता है और इस क्रिया को कांच का अनिलीकरण कहते हैं। साधारण कांच सिलिका यानी कि बालू SiO2, सोडियम सिलिकेट Na2SiO3 और कैल्शियम सिलिकेट के ठोस मिश्रण होता है। कांच के निर्माण में कच्चे माल के रूप में रेत यानी कि बालू, सोडा एवं क्वार्ट्ज का प्रयोग किया जाता है। तो जब भी ये प्रश्न पूछेगा कि कांच किसका, साधारण कांच किसका मिश्रण है, रेत सोडा नहीं, वो तो कच्चे माल के रूप में निर्माण होता है। कच्चे माल के रूप में ना, देखिए जब कच्चा माल पूछेगा तो रेत सोडा क्वार्ट्ज होगा, और जब ये पूछेगा कि कांच जो है किसका मिश्रण है तो सिलिका, सोडियम सिलिकेट और कैल्शियम सिलिकेटों का। कांच अक्रिस्टलीय ठोस के रूप में एक अतिशीतित द्रव्य है। बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में कौन अतिशीतित द्रव्य है, तो कांच। कांच की कोई क्रिस्टलीय संरचना नहीं होती है और न ही उसका कोई निश्चित गलनांक होता है। कांच का कोई निश्चित रासायनिक सूत्र भी नहीं होता है क्योंकि कांच क्या है, मिश्रण है, यौगिक नहीं है। साधारण कांच का औसत संगठन Na2SiO2 CaSiO2 यानी कैल्शियम सिलिकेट CaSiO3 और 4SiO2 यानी कि सिलिका है। रेशेदार कांच का प्रयोग बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में होता है। कांच को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, पोटेशियम क्लोराइड। क्या मिलाया जाता है, पोटेशियम क्लोराइड मिलाया जाता है। एक काफी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है और बार बार पूछा जाता है कि विभिन्न रंगों के कांच दिखाई देते हैं। जैसे कांच में रंग देने के लिए अल्प मात्रा में धातुओं के यौगिक यानी कि रंगीन मिलाए जाते हैं और धात्विक यौगिक का चुनाव वांछित रंग पर निर्भर करता है। कांच के ऊपर चित्र बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, फ्लोरीन का। और फ्लोरीन क्या है, हमेशा माइनस में दिखाता है। फोटोक्रोमेटिक कांच सिल्वर ब्रोमाइड की उपस्थिति के कारण धूप में स्वतः काला हो जाता है। तो जब भी ये प्रश्न पूछेगा कि फोटोक्रोमेटिक कांच किसकी उपस्थिति के कारण धूप में स्वतः काला हो जाता है, सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, और कांच के ऊपर कुछ लिखना हो तो किसका प्रयोग कीजिएगा, फ्लोरीन का। और रेशेदार कांच का प्रयोग कहाँ होता है, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में। कांच में किसको मिला देने से गलने में सुविधा होती है, क्यूलेट को। कांच में क्यूलेट मिला दीजिएगा तो गलने में सुविधा होगी। फोटोक्रोमेटिक कांच किसकी उपस्थिति के कारण धूप में स्वतः काला हो जाती है, सिल्वर ब्रोमाइड चाहे सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, अब देखिए जो मिश्रित पदार्थ है जैसे कोबाल्ट ऑक्साइड मिला देने से क्या हो जाएगा, गहरा नीला हो जाएगा। सोडियम क्रोमेट या फेरस ऑक्साइड मिला देने से क्या हो जाएगा, हरा हो जाएगा। सिलेनियम ऑक्साइड मिला जाने से नारंगी लाल। फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, और देखिए खूब ध्यान से देखिएगा यहाँ पर क्या है, फेरिक ऑक्साइड है तो भूरा, लेकिन फेरस है तो क्या हो जाएगा, हरा हो जाएगा। गोल्ड क्लोराइड रूबी लाल। कैडमियम सल्फेट या यूरेनियम ऑक्साइड पीला। क्यूप्रिक लवण पीकॉक नीला। क्रोमिक ऑक्साइड हरा। तो क्रोमिक ऑक्साइड से हरा होगा, फेरस ऑक्साइड से हरा होगा और सोडियम क्रोमेट से हरा होगा, लेकिन वहीं फेरिक ऑक्साइड अगर कहे तो भूरा होगा। मैग्नीज डाइऑक्साइड लाल रंग और क्यूप्रस ऑक्साइड चटक लाल। कांच के कुछ प्रकार हैं जैसे फ्लिंट कांच, तो कैदू बब्बी, इसका क्या ट्रिक है, खूब ध्यान से सुनिएगा।
जैसे पूछेगा कि कैमरा, दूरबीन, लेंस और विद्युत बल्ब में किस प्रकार के कांच का प्रयोग होता है? फ्लिंट कांच का। कैदू बब्बी, कैमरा, दूरबीन, अब बब्बी का मतलब विद्युत बल्ब, कै कैमरा और दू से दूरबीन के लेंस, अब बब्बी से विद्युत बल्ब। तो कैदू बब्बी जो है यानी कि कैमरा, दूरबीन के लेंस और विद्युत बल्ब में फ्लिंट कांच का प्रयोग होगा। पायरेक्स कांच प्रयोगशाला के उपकरण। ये भी पूछता है कि कौन कौन संगठन है। सोडा कांच का, ट्यूबलाइट बोतलें, प्रयोगशाला के उपकरण, दैनिक उपयोग के बर्तन। ये काफी इंपॉर्टेंट है और बीएसएससी इंटर लेवल में भी पूछा हुआ था कि दैनिक उपयोग के बर्तन किसका बनेगा? सोडा कांच का। क्रूक्स कांच, धूप चश्मे का जो लेंस होता है जो पराबैंगनी किरणों को आने से रोकता है आंख में, तो धूप चश्मा में किसको उपयोग होगा? क्रूक्स कांच का। अब पोटास कांच का होगा कि जो ज्यादा ताप पर गर्म किए जाने वाले जो कांच के बर्तन होंगे उसमें पोटास कांच का प्रयोग होगा। अब देखिए चस्सू टेपरी, दुईगो का ट्रिक याद रखना है। एगो तो कैदू बब्बी तो फ्लिंट कांच, और चस्सू टेपरी प्रकाशीय कांच। चस्सू का मतलब क्या हुआ? चश्मा, सू से सूक्ष्मदर्शी, और चस्सू टेपी से टेलीस्कोप और प्रिज्म। चस्सू टेपी तो क्या हो जाएगा? चश्मा, सूक्ष्मदर्शी, टेलीस्कोप, प्रिज्म। इसमें क्या उनका होगा? प्रकाशीय कांच। और कैदू बब्बी में फ्लिंट कांच। अब क्राउन कांच हो गया चश्मे का लेंस। यहां से हम लोगों ने क्लियर किया। तो शीशा क्या है? कांच एक प्रकार का अतिशीतिल द्रव्य है। विभिन्न प्रकार के कांच निर्माण में प्रयुक्त होने वाला मुख्य घटक सिलिके है। कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक सिलिका है, SiO2 बालू। गर्म शीशे को धीरे धीरे ठंडा करने की प्रक्रिया को कांच का एनीलिंग या अनिलीकरण कहते हैं। कोबाल्ट ऑक्साइड कांच को कौन सा रंग प्रदान करेगा? कोबाल्ट ऑक्साइड गहरा नीला। कोबाल्ट ऑक्साइड कौन रंग प्रदान करेगा? गहरा नीला। पेंट में क्रोमियम ऑक्साइड का एक संगठक के रूप में प्रयोग होता है। क्रोमियम ऑक्साइड है, क्रोमियम ऑक्साइड तो हरा रंग देगा। क्रोमियम ऑक्साइड या क्रोमिक ऑक्साइड कहिए तो हरा रंग देगा। और वहीं कोबाल्ट ऑक्साइड गहरा नीला। देखिए रह गया धात्विक ऑक्साइड और कांच के प्रदत्त रंग। तो यूरेनियम ऑक्साइड पीला। ऐसे भी यूरेनियम को येलो केक कहते हैं क्योंकि सीमा पर इसकी तस्करी होती है। तो जब भी ये प्रश्न पूछेगा कि किसको येलो केक कहा जाता है, यूरेनियम को, क्योंकि सीमा पर इसकी तस्करी होती है और इसका कोडवर्ड नाम है। तो यूरेनियम ऑक्साइड जो है वह कांच को पीला रंग देगा, ठीक है। क्यूप्रस ऑक्साइड ये लाल रंग देगा। क्यूप्रस ऑक्साइड चटक लाल। क्यूप्रस ऑक्साइड चटक लाल लगेगा, लेकिन वहीं अगर क्यूप्रिक लवण कहेगा तो ये पीकॉक नीला देगा, ठीक है। कोबाल्ट ऑक्साइड अभी पढ़े हैं लोग, कोबाल्ट ऑक्साइड देगा आपको नीला रंग, गहरा नीला कहिए चाहे नीला कहिए, इसमें ऑप्शन में गहरा नीला नहीं है तो नीले न देगा। क्रोमिक ऑक्साइड हरा रंग देगा, ठीक है। यूरेनियम ऑक्साइड पीला, क्योंकि इसको येलो केक कहते हैं। कांच में कौन सा एक पराबैंगनी किरणों के विच्छेदन को रोक सकता है? क्रूक्स कांच, ठीक है। क्रूक्स कांच का प्रयोग किया जाता है। और चश्मा में प्रकाशीय कांच का, और चश्मे के लेंस में क्राउन कांच का। लेंस किसके बनता है? फ्लिंट कांच से। लेंस अभी ना पढ़े हैं लोग हम लोग। दूरबीन के लेंस, कैदू बब्बी, कैमरा, दूरबीन के लेंस और विद्युत बल्ब फ्लिंट कांच से। पायरेक्स कांच को अधिक सामर्थ्य बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? लेड ऑक्साइड। और पायरेक्स कांच का प्रयोग कहाँ है? प्रयोगशाला के उपकरण में। अच्छा, चश्मे बनाने में किस कांच का प्रयोग किया जाएगा? क्रूक्स कांच का। बोरोसिलिकेट ग्लास बर्तन का माइक्रोवेव ओवन में प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह अत्यधिक गर्मी महसूस कर सकता है। यानी कि ये प्रकार का पोटास कांच का उदाहरण है क्योंकि अधिक ताप पर गर्म किए जाने वाले बर्तन। 3 तत्व जिनका रासायनिक उर्वरकों में सबसे ज्यादा प्रयोग होगा, एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। यूरिया में वही ना ज्यादा रहता है एनपीके। अच्छा, आजकल नीम लेपित यूरिया का प्रयोग क्यों हो रहा है? नीम कोटेड कीड़ा नहीं, एक तो सबसे, हाँ ठीक है, एक तो है कि सबसे पहले पेस्टिसाइड को कम करना है कि भाई जहर का कम छिड़काव करना है खेतों में। और दूसरा, यूरिया का औद्योगिक क्षेत्रों में बहुत ज्यादा खिंचाई कर देता था सब, कालाबाजारी
तो इसीलिए सरकार ने उस पर क्या किया, नीम कोटेड चढ़ा दिया कि पेस्टिसाइड भी हो जाएगा और यूरिया का कालाबाजारी भी नहीं होगा। तो 3 तत्व जिनका उपयोग रासायनिक उर्वरकों में ज्यादा होता है, एनपीके है। रासायनिक उर्वरक कौन नहीं है, तो सोडियम सल्फेट यानी कि यूरिया रासायनिक उर्वरक है, सुपर फास्फेट है और पोटेशियम नाइट्रेट है। देखिए उर्वरक का मतलब क्या होता है कि मिट्टी में बाहर से मिलाए जाने वाले रासायनिक पदार्थ जो मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक होते हैं, उर्वरक यानी कि फर्टिलाइजर कहलाते हैं। जैसे नाइट्रोजन उर्वरक के प्रकार जिसमें नाइट्रोजन तत्वों की अधिकता होती है, जैसे यूरिया, अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम नाइट्रेट और कैल्शियम साइनाइड, ये सब किसके हैं, नाइट्रोजनी उर्वरक हैं। यूरिया का सूत्र क्या है, NH2CO NH2, और इसमें यूरिया की मात्रा 46, इसमें यूरिया में NH2CO NH2 में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है, 46%। अमोनियम सल्फेट आइए NH4 और इसमें नाइट्रोजन अमोनिया के रूप में रहता है। तो जब भी ये प्रश्न आए कि किसमें नाइट्रोजन अमोनिया के रूप में रहता है, अमोनियम सल्फेट में, और उसका सूत्र क्या है, NH4SO4। अमोनिया की मात्रा अमोनियम सल्फेट में कितना होती है, 25%। और यह किस फसल के लिए अच्छा उर्वरक है, अमोनियम सल्फेट, आलू के लिए। अमोनियम सल्फेट का प्रयोग जिस भूमि में चूना नहीं है वहां प्रयोग नहीं किया जाता है। अब आइए कैल्शियम नाइट्रेट, इसको नॉर्वेजियन साल्टपीटर भी कहते हैं, ठीक है। और नाइट्रोजन का अगर सबसे अच्छा कोई उर्वरक है तो वह कैल्शियम नाइट्रेट है। कैल्शियम साइनामाइड आइए CaCN2, और इसका प्रयोग बोआई करने से पहले किया जाता है और कार्बन के साथ इस मिश्रण को बाजार में नाइट्रोलीम के नाम से बेचा जाता है। तो कैल्शियम साइनाइड को अन्य नाम क्या है, नाइट्रोलीम। जब इसमें कार्बन मिला दीजिएगा और खेत में बुआई करने से पहले ही छींट दीजिए CaNCN2। अच्छा, सबसे अच्छा नाइट्रोजन का उर्वरक कौन है, कैल्शियम नाइट्रेट, और इसको बाजार में किस नाम से बेचा जाता है, नॉर्वेजियन साल्टपीटर, ठीक है। और किस नाइट्रोजनी उर्वरक का प्रयोग चूना रहित भूमि में नहीं किया जाता है, अमोनियम सल्फेट का NH4SO4, और इसमें अमोनिया कितना मात्रा में रहता है, 25%। और यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा 46%। यूरिया का सूत्र NH2CO NH2, उससे नहीं मतलब है, कहीं लिखिए H2NCO NH2 लिखिए, चाहे NH2CO NH2 लिखिए, ठीक है। इस किसका मिश्रण है यूरिया, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, इसी का ना मिश्रण है, CHNO। बीपीएससी का प्रश्न है ये, यूरिया किसका मिश्रण है, तो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का, ठीक है। तो सीधे हम लोग आते हैं प्रश्न पे कि रासायनिक उर्वरक कौन नहीं है, तो यूरिया रासायनिक है, सुपर फास्फेट भी है और पोटेशियम नाइट्रेट भी है। अब देखिए एक होता है कैल्शियम के पोटेशियम का उर्वरक, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम सल्फेट, फास्फोरस का उर्वरक, फास्फोरस फर्टिलाइजर, सुपर फास्फेट ऑफ लाइम, फास्फेटी धातुमल फास्फोरस के प्रमुख उर्वरक है। और सुपर फास्फेट को हड्डियों को पीसकर बनाया जाता है, किसके हड्डियों को पीसकर, जानवरों के, और इसमें 16 से 20% P2O5 रहता है। जानवरों को हड्डियों को पीसकर बनाया जाता है, आदमी को हड्डी निकालिएगा तो दवाई शुरू हो जाएगा। हाँ, तो वहां से कौन जाएगा आदमी का हड्डी लाने जी, गजब हाल है, भूत पकड़ लेगा। जानवरों के हड्डियों को पीस, अस्थि विसर्जन किया था, उसका साइंस है उसके पीछे, अस्थि विसर्जन किया था, फास्फेट उसको रहता है तो हाँ तो सब हिंदू सनातन धर्म का जितना सिस्टम है सब यही ना है। तो सुपर फास्फेट को हड्डियों को पीसकर बनाया जाता है और 16 से 20% P2O5 रहता है, ठीक है। तो यहां से हम लोग प्रश्न में आते हैं कि पोटेशियम नाइट्रेट भी है रासायनिक उर्वरक, लेकिन सोडियम सल्फेट नहीं है। नाइट्रोजनी उर्वरक कौन है बताइए, कुछ नाइट्रोजनी उर्वरक का नाम, यूरिया हो गया, अमोनियम सल्फेट हो गया, अमोनियम नाइट्रेट हो गया, कैल्शियम नाइट्रेट हो गया, ठीक है, कैल्शियम साइनामाइड हो गया। रासायनिक उर्वरक नाइट्रोलिन में कौन सा घटक होता है, अरे कार्बन मिला दीजिए नाइट्रोजन में, नाइट्रोजन में क्या मिलाएंगे हम लोग, कैल्शियम कार्बन, कैल्शियम कार्बाइड। देखिए नाइट्रोलिन में क्या है,
इसमें कार्बन के साथ जब मिश्रण कर दीजिएगा नाइट्रोजन में तो नाइट्रोलिन बन जाएगा, अर्थात कैल्शियम कार्बाइड और नाइट्रोजन। उर्वरकों के रूप में कैल्शियम लवण प्रयुक्त होता है, कौन? तो कैल्शियम सल्फेट। अच्छा, किस एक का अत्यधिक उपयोग भौम जल यानी कि भूमिगत जल में विषालु पदार्थ की उपस्थिति के लिए जिम्मेदार हो सकता है? फास्फेट और पोटेशियम। कार्बनिक यौगिकों में हमेशा क्या मौजूद हो रहेगा? कार्बन। मीथेन एक रंगहीन, गंधहीन और गैस विषहीन है किंतु ज्वलनशील है। तो मीथेन क्या है? रंगहीन है, रंगहीन है इसका, यानी कि मीथेन का कोई रंग नहीं है, और ना ही मीथेन का कोई गंध है, और ना ही मीथेन जो है, मीथेन विषैला है। मीथेन क्या है? एगो तो उसका कोई रंग नहीं है, कोई गंध नहीं है, लेकिन विषैला है और ज्वलनशील भी गैस है। इसका अन्य नाम क्या है? मार्स गैस। और कहाँ कहाँ पाया जाएगा मीथेन, बता दीजिए। धान के जो खेत है उसमें पाया जाएगा, गढ़ा वड़ा में पानी ओनी है उसमें मीथेन पाया जाएगा। उसके अलावा आपको जो ये जुगाली करने वाले जो पशु होते हैं ना, जुगाली करने वाले जो पशु होते हैं वो भी मीथेन छोड़ते हैं गैस के रूप में, जैसे गाय भैंस वगैरह। तो मार्स गैस के एक प्रमुख घटक है मीथेन। कोयला के खानों में भी मीथेन के कारण ही आग लग जाती है। सेप्टिक टैंक से निकलने वाले गैसों में भी मीथेन होता है। शहरी क्षेत्रों में कचरा भराव, वहीं गढ़ावड़ा में शहरी क्षेत्र में पानी लगा, वहां भी मीथेन होगा। जुगाली करने वाले पशुओं से ग्रीन हाउस गैस का निस्तारण होता है। गाय भैंस भी मीथेन गैस के रूप में निकालता है। धान के खेत में भी और भूमि के तापमान में वृद्धि कर देता है मीथेन। देखिए मीथेन पर विचार कीजिए कि कहाँ कहाँ मीथेन ग्रीन हाउस गैस के रूप में निकलता है। धान के खेत, कोयले के खनन, पालतू पशु और आर्द्र भूमि, सब जगह होगा। सेप्टिक टैंक होगा। नहीं, खेती काहे बंद कीजिएगा, ये सब, अरे आप प्रदूषण कम फैलाइए, वातावरण का जो साइकिल है उसको विद्यमान रखिए। बायोगैस का एक प्रमुख अवयव कौन है? बायोगैस, गोबर गैस, मीथेन है। संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी में मुख्यतः क्या होता है? मीथेन और इथेन होता है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में केवल मीथेन है तो मीथेन होगा। प्रचुर मात्रा में उपलब्ध ज्वलनशील प्राकृतिक गैस कौन है? मीथेन है। मीथेन के जलने पर क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड और पानी निकलेगा। कोयले की खानों में किस गैस के कारण विस्फोट हो जाती है? मीथेन। मीथेन का सूत्र क्या है? CH4। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा अन्य ग्रीन हाउस गैस कौन कौन है? मीथेन है, CFC है। ग्रीन हाउस गैस या ऐसी गैस है जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचा सकती है, जैसे CH4, CO2, ये सब। कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस एक गैस है जो ओजोन परत को क्षति पहुंचा सकती है? तो CH-CiF2। CFC का पूरा फुल फॉर्म क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को किस नाम से भी जाना जाता है? फ्रीऑन, जिसका उपयोग रेफ्रिजरेटर में होता है। HCFCS का विस्तार क्या है? हाइड्रोक्लोरोकार्बन। ठीक है। ग्रीन हाउस गैस में सर्वाधिक उष्मारोधी क्षमता होती है किसका? क्लोरोफ्लोरोकार्बन का। सामान्य प्रशीतक यानी कि रेफ्रिजरेटर में के रूप में किसका प्रयोग होगा? फ्रीऑन का, CFC का। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र बताइए। C3H8। C3H8 प्रोपेन का रासायनिक सूत्र C3H8 है। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या है? C3H8 है। ठीक है। अब नेक्स्ट पे हम लोग चलें। मिथाइल प्रोपेन किसका एक समावयव है? N ब्यूटेन का। सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस भरी जाती है? ब्यूटेन। बहुत वीवीआई प्रश्न है। तरलीकृत पेट्रोलियम गैस अर्थात लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का मुख्य आधार घटक ब्यूटेन है। ब्यूटेन का सूत्र देखिएगा, C4H10 होगा। देखिए तो ब्यूटेन का सूत्र C4H10। ब्यूटेन का सूत्र होता है C4H10 और वहीं प्रोपेन का होता है C3H8। ठीक है।
और ये एलपीजी का मुख्य आधार घटक ब्यूटेन ही है। हालांकि ब्यूटेन और प्रोपेन दोनों है, लेकिन ब्यूटेन ज्यादा है, C4H10। सिगरेट लाइटर में भी ब्यूटेन भरी जाती है। द्रवित ब्यूटेन अर्थात लिक्विड ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का मिश्रण ही एलपीजी होता है। एक बायोगैस का घटक कौन कौन होगा? मीथेन होगा, हाइड्रोजन होगा और कार्बन डाइऑक्साइड होगा। कैसा बायोगैस? ठीक है, बायोगैस मतलब क्या होगा? गोबर गैस। गीले गोबर पशुओं के मल के सड़ने पर जो ज्वलनशील गैस पैदा होती है वह मीथेन गैस बनाती है, जो वायु की उपस्थिति में सुगमता से जलती है। और गोबर गैस का जो मशीन है उसमें शेष रहे पदार्थ का उपयोग कार्बनिक खाद के रूप में करते हैं। और इसके खोजकर्ता भारतीय वैज्ञानिक CB देसाई थे। ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध में किस गैस का एक रासायनिक हथियार के रूप में प्रयोग किया गया? मस्टर्ड गैस का। ठीक है, विष यानी कि सरसों गैस का। विषाक्त मस्टर्ड गैस कैसी होती है? तो द्रवित अवस्था में होती है। किसका उपयोग पॉलीथीन के संश्लेषण में किया जाता है? एथीन का। बहुप्रयोग प्लास्टिक की पानी की बोतलें किसकी बनी होती हैं? पॉलीथीन की। फलों को कृत्रिम तरीके से पकाने के लिए एसिटिलीन, और हरे फलों को भी एसिटिलीन। किसे फल पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है? वही कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड एवं एसिटिलीन दोनों का। ओरलॉन किससे बनने वाला पॉलीमर है? एक्रिलोनाइट्राइल से। टेफ्लॉन क्या है? यही फ्लोरोकार्बन है। टेफ्लॉन क्या है? फ्लोरोकार्बन है। टेफ्लॉन फ्लोरोकार्बन है। ठीक है, नेक्स्ट पे आइए। टेफ्लॉन किसका एक बहुलक है? टेट्राफ्लोरोएथिलीन का। किसका है? TF, टेट्राफ्लोरोइथिलीन, TFE का। TFE नहीं याद रखिएगा तो गलती हो जाएगा। क्या याद रखना है? टेफ्लॉन किसका बहुलक है? TFE का, टेट्राफ्लोरोइथिलीन का। बहुलकों में किसका उपयोग न चिपकने वाली कढ़ाई में होता है? तो यही टेफ्लॉन का, TFE का। न कढ़ाई चिपकने वाली कढ़ाई के नीचे पर ना पेंटिंग में रहला, ऊपर वो इस भुजियावा ना सटी बर्तनवा। किसमें sp संकरित कार्बन है? तो CH में। C6H14 के कितने अचक्रीय श्रृंखला समावयी संभव हैं? तो 5। CH3OH किसका रासायनिक सूत्र है? मेथिल अल्कोहल का। और मेथिल अल्कोहल को ही वुड स्पिरिट कहते हैं, कास्ट स्पिरिट, CH3OH। और ये इतना नुकसानदायक है कि इसी को पी लेता है सब, तो क्या हो जाता है? आनर हो जाता है सब, दारू के रूप में। तो CH3OH का रासायनिक सूत्र है मेथिल अल्कोहल का, और इसे वुड स्पिरिट भी कहते हैं। और इसका उपयोग एंटी फ्रीज के रूप में होता है, यानी कि डाल दीजिएगा तो वो चीज जमेगा नहीं, मिथाइल अल्कोहल का। अच्छा, एथेनॉल किससे प्राप्त किया जाएगा? गन्ना के रस से। किण्वन के पश्चात सबसे व्यापक रूप में मोलासे का प्रयोग से क्या तैयार किया जाता है? एथेनॉल। दारू। संशोधित स्पिरिट जो होता है, रेक्टिफाइड स्पिरिट बोला जाता है, उसमें 95% इथाइल अल्कोहल यानी कि C2H5OH रहता है। अल्कोहल पानी से अधिक वाष्पशील होता है क्योंकि उसका क्वथनांक जो है वह पानी से कम रहता है, इसीलिए न पानी में मिला के मार लो पैक। यानी कि अल्कोहल पानी से अधिक क्या है? वाष्पशील है, क्योंकि पानी से अल्कोहल का क्वथनांक जो है वह कम है। शक्कर के किण्वन के दौरान, चीनी के किण्वन के दौरान कौन सा यौगिक बनता है? इथाइल अल्कोहल C2H5OH। शराब। रसोई गैस के रिसाव का आसानी से अगर पता लगाना हो तो उसमें क्या मिलाएंगे? मिथाइल मरकैप्टन मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे? मिथाइल मरकैप्टन उसमें मिलाया जाता है। माँ से माँ खाना बनाती है घर में, तो माँ से माँ तो माँ से मिथाइल मरकैप्टन, तबे रिसाव का पता चलेगा। या इसको कह सकते हैं सल्फर के यौगिक। स्वचालित इंजनों में कौन सा एक हिमनी रोधी के रूप में प्रयुक्त होता है? एथिलीन ग्लाइकॉल।
विमानन गैसोलीन में ग्लाइकॉल मिलाया जाता है क्योंकि यह पेट्रोल के जमने से रोकता है, इसीलिए विमान के गैसोलीन में ग्लाइकॉल मिला देते हैं। और उसके साथ ही जो अपने आप जो इंजन चल रहा है उसमें भी क्या मिलाएंगे, एथिलीन ग्लाइकॉल मिलाएंगे, ताकि ये एंटी फ्रीज का काम करेगा, जमने नहीं देगा, अर्थात हिमनिरोधी है। क्लोरोफॉर्म की खोज किसने की थी, जो निश्चेतक के रूप में प्रयोग होता है बेहोश करने में, सिम्पसन ने। क्लोरोफॉर्म के संबंध में कुछ कथन है, जैसे यह संवेदन हारक, निश्चेतक या बेहोशी करने वाली है, और यह फास्जीन उत्पन्न करती है। खुला बोतलों में अगर छोड़ दीजिएगा और सूर्य का अगर प्रकाश पड़ जाएगा क्लोरोफॉर्म पर तो कौन सी गैस बना देगी, फास्जीन। क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन में नाइट्रोजन के किस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है, तो नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। अच्छा, टीयर गैस जो है, अश्रु गैस, आंख से लोर निकालने वाला, तो उसमें क्या होता है, क्लोरोपिक्रीन होता है, क्लोरोपिक्रीन होता है। और वही हंसाने वाली गैस में नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है, N2O। ठीक है, अश्रु गैस, टीयर गैस क्या नहीं, हंसाने वाली गैस नाइट्रस ऑक्साइड है, N2O। और अश्रु गैस में क्या है, क्लोरोपिक्रीन है। और अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है, अल्फा क्लोरो एसीटोफिनोन, अल्फा क्लोरो एसीटोफिनोन। प्रोपेनॉल क्या है, तो एल्डिहाइड है। फॉर्मेल्डिहाइड का 40% जलीय घोल क्या बनाता है, फॉर्मेलिन। बेकेलाइट किसके संघनन से बनता है, फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड के संघनन से बेकेलाइट बनता है। क्या बनता है, बेकेलाइट। देखिए बेकेलाइट जो है ये एक प्रकार का थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, बेकेलाइट और मेलामाइन थर्मोसेटिंग है, यानी कि एक बार जो वस्तु बन गया और टूटेगा तो दोबारा उससे नहीं बनेगा। और बेकेलाइट फिनॉल एवं फॉर्मल्डिहाइड का मिश्रण है, जिसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपस्थिति में गर्म करके प्राप्त किया जाता है। और इसी बेकेलाइट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से रेडियो, टेलीविजन आदि का केस और बाल्टी बनाया जाता है। एक बार बाल्टी बनता है, टूटता है तो काम नहीं आएगा। देखिए टेफ्लॉन है, CF2CF2N। प्लास्टिक का निर्माण टेट्राफ्लोरोएथिलीन यानी कि TFE के बहुलीकरण से प्राप्त होता है, जिसका उपयोग न चिपकने वाली वस्तुओं के ऊपर किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बताइएगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है तो पिक्रिक एसिड, अर्थात साइट्रिक एसिड जो नींबू में मिलता है, टार्टरिक एसिड इमली और अंगूर में मिलता है, और फार्मिक एसिड लाल चींटियां जो डंक मारेगी ये सब मिलता है। तो ये सब क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। मधुमक्खी के दंश से एक अम्ल छूटता है और जिसके कारण दर्द और जलन होता है, वह डंक में क्या निकलता है, मेथनोइक एसिड। क्या निकलता है, मेथनोइक एसिड निकलता है। कौन सा एसिड निकालेगा, मेथनोइक एसिड। देखिए सिरका में कौन सा अम्ल रहेगा, एसिटिक। ठीक है, संतरा और नींबू में साइट्रिक, खट्टे फल हैं। इमली अंगूर में टार्टरिक। टमाटर में और पेटवा में जो पथरिया होता है उसमें कौन सा एसिड रहता है, ऑक्जेलिक एसिड। दही और में और खट्टा दूध में लैक्टिक एसिड। उसके अलावा चींटी का डंक, बिच्छू का डंक, बिच्छू बूटी नेटॉल का डंक और मधुमक्खी का डंक, ये सब हो जाएगा मेथनोइक एसिड। और जो मक्खन बसा रहा है दुर्गंध युक्त मक्खन, उसमें ब्यूटराइक एसिड। तो चींटी के काटने से फॉर्मिक एसिड निकलता है, लेकिन वही फॉर्मिको एसिड निकलेगा, मेथनोइक भी निकलेगा। अगर फॉर्मिक है या मेथनोइक नहीं है तो मेथनोइक, फॉर्मिक मार दीजिए, फॉर्मिक नहीं है मेथनोइक है तो मेथनोइक मारिए। फॉर्मिक एसिड किसके द्वारा उत्पन्न होगा, लाल चींटी के द्वारा। एथनोइक एसिड होता है किसमें, सफेद सिरका में। ठीक है, सफेद सिरका में एथनोइक एसिड होता है। कौन सिरका में, सफेद में। और सिरके का रासायनिक नाम क्या है, एस्टिक एसिड। सिरके का प्रमुख घटक एस्टिक एसिड। विनेगर को सिरका ही कहा जाता है और ये भी एस्टिक एसिड है। सिरका क्या है, तनु एस्टिक एसिड। एप्पल जूस क्या है, आजकल एप्पल जूस बिक रहा है, तो क्या है,
वो सिरके ना है, एसिटिक एसिड है। सिरका क्या है? तो तनु एसिटिक एसिड है। जो दौड़ जो लगाते हैं धावक, दौड़ने के बाद पैरों की मांसपेशियों में दर्द होता है लैक्टिक एसिड के जमाव के कारण। दही में कौन सा एसिड रहेगा? लैक्टिक एसिड। खट्टा दूध में लैक्टिक एसिड। और दूध में मिठास किसके कारण होता है? लैक्टिक एसिड के कारण। दूध जब खट्टा हो जाता है तो कौन अम्ल का उत्पादन करता है? लैक्टिक एसिड। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग होता है? ऑक्जेलिक एसिड। तो फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक एसिड, टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड। अब पेट में जो पथरिया बनता है कैल्शियम ऑक्जेलेट का, वो भी ऑक्जेलिक एसिड है। अच्छा, गुर्दे की पथरी का निर्माण करने वाला कौन है यौगिक? कैल्शियम ऑक्जेलेट है। नींबू का खट्टा स्वाद साइट्रिक एसिड। नींबू और संतरा में भी जो भी खट्टे फल है वे सभी साइट्रिक एसिड। सेव में मैलिक एसिड। अच्छा, अंगूर में और इमली में टार्ट्रिक एसिड। बेकिंग पाउडर के निर्माण में किसका उपयोग होगा? टार्ट्रिक एसिड का। बेकिंग पाउडर का मतलब क्या है? खाने वाला सोडा NaHCO3। क्या सूत्र है उसका? बार बार पूछा जाता है। खाने वाला सोडा बाई तब नु खाई। बाइकार्बोनेट क्या है? बॉडी फंसता है सोडियम कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट। मुंह बाई तब खाई, तब खाने वाला सोडा बाई कार्बोनेट। उसका सूत्र क्या है? NaHCO3। और पेट की अगर अम्लीयता को दूर करना है, अग्निशमन में भी इसका उपयोग होता है बाइकार्बोनेट का, आग बुझाने में भी, और पेट की अम्लीयता को भी दूर करता है। और कास्टिक सोडा है जिसे सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, उसका सूत्र है NaOH और इसका उपयोग अपमार्जक का चूर्ण बनाने में। और धुवन सोडा को क्या कहते हैं? सोडियम कार्बोनेट। और Na2CO3 10H2O है वो कपड़ा धोने में। और एक होता है पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 और इसका उपयोग बारूद बनाने में। और खाने वाला नमक सोडियम क्लोराइड या साधारण नमक। अचार में डाला नमक होगा, उससे क्या फायदा होला? उसमें जो जीवाणु जो पैदा होंगे ना, उनका द्रव्य कुंचित हो जाएगा, पेट में फट जाएगा। इसीलिए अचार में और चीनी के चाशनी में अचार चीनी का प्रयोग किया जाता है। उसमें जीवाणु पैदा होते ही चीनी की चाशनी माने जैसे कोई चीज बना रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि आप आंवले का मुरब्बा बना रहे हैं, चीनी डालिएगा तो क्या होगा? उसमें जीव पैदा नहीं होंगे, काफी दिन तक रहेगा। क्योंकि क्या करेगा? वो जो जीवाणु पैदा होंगे उसका द्रव्य कुंचित कर देगा, उसी में मार डालेगा वो। नमकवा में, अचार में नमक मिलाते हैं, क्या करेगा? जीवाणु ने पहले पैदा होना चाहिए, लेकिन पैदा क्यों नहीं होता है? जीवाणुओं को द्रव्य कुंचित कर देता है। अब आइए, फार्मिक एसिड लाल चींटी में, साइट्रिक एसिड नींबू और संतरा में, आंवला में, और टार्ट्रिक एसिड इमली और अंगूर में, मैलिक एसिड सेव में। अच्छा, बेकिंग पाउडर के निर्माण में किसका उपयोग होगा? टार्ट्रिक एसिड का, इमली अंगूर का। लैक्टिक एसिड खट्टा दही, टार्ट्रिक एसिड इमली अंगूर, ऑक्जेलिक एसिड टमाटर, और साइट्रिक एसिड हाँ ठीक है, नारंगी या नींबू, जो भी खट्टे फल हैं। एक और यहाँ पर प्रश्न था, उसको आपको बताना होगा कि फोटोग्राफी में किसका प्रयोग होगा? ऑक्जेलिक एसिड। टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड। पेट में जो पथरी है कैल्शियम ऑक्जेलेट का, ऑक्जेलिक एसिड। अच्छा, एस्कॉर्बिक एसिड किस में पाया जाएगा? विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। नींबू या संतरा या आंवला। माल्टोस में माल्ट पाया जाता है। और फॉर्मिक एसिड लाल चींटी। नाखून पर जो पॉलिश करती हैं महिलाएं, नेल पॉलिश, उसको हटाना हो, परिमार्जन करना हो, रिमूवर करना हो, तो किसका प्रयोग करेंगे? एसीटोन का। एसीटोन का प्रयोग होगा। ठीक है, ईथर का मत मारिएगा, गड़बड़ा जाएगा। प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया प्रथम कार्बनिक यौगिक कौन था? यूरिया था। और किसने बनाया था? बोलहर ने। किसमें द्रव्यमान की दृष्टि से अधिकतम प्रतिशत नाइट्रोजन पाया जाएगा? यूरिया में 46%। यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है? NH2CO NH2 या NH2CO को उलट पुलट के भी बना सकते हैं। और ये किसका मिश्रण है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन। भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी कौन गैस था? मिथाइल आइसोसाइनेट। और इसका सूत्र है
CH3NCO। और अमेरिका की कंपनी थी जो बोली कि हम यूनियन कार्बाइड बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? यूनियन कार्बाइड बना रहे हैं। लेकिन यहां से गैस रिस गया, बड़ा लोग मरा, रातों रात लोग मर गया। तो मिथाइल आइसोसाइनेट का सूत्र क्या है? CH3NCO। मिथाइल आइसोसाइनेट गैस जिसके कारण दिसंबर 1984 में भोपाल में डिजास्टर आ गया, आपदा आ गया, और यह यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में पीड़कनाशी का प्रयोग करती थी। पीड़कनाशी का, कीटाणुनाशी। कार्बनिक पदार्थों में कौन सा प्रकृति में सबसे ज्यादा प्रचुरता में पाया जाता है? सेलुलोज। और सबसे मीठी शर्करा कौन है? फ्रुक्टोज। उस दिन पढ़े थे लोग। जो सुक्रोज यानी कि सामान्य चीनी से 1.7 गुना ज्यादा मीठी होती है। तो सबसे ज्यादा मीठी चीनी कौन हो गया? फ्रुक्टोज का मतलब क्या है? फलों का जो माधवा घिसता है सब। कौन सा तत्व शुद्ध शर्करा में विद्यमान नहीं है? नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन किस विटामिन में पाया जाता है? विटामिन बी में। तो शर्करा में, चीनी में क्या हो जाएगा? इसका सूत्र से पता चल जाएगा। चीनी का सूत्र क्या होता है? C12H22O11। इसका मतलब क्या है कि कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन तो होबे नहीं करेगा। अच्छा, ग्लूकोज का क्या सूत्र है? बहुत अच्छा, ठीक है। ग्लूकोज का सूत्र है C6H12O6। उसमें भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है। और चीनी में भी C12H22O11। अच्छा, टेबल दानेदार चीनी किसका बना होता है? सुक्रोज। टेबल दानेदार चीनी, हाँ, टेबलवा पर रखल दानेदार चीनी है, जब खात नहीं किसन हुए सुक्रोज है। सामान्य चीनी। अब फ्रुक्टोज हो गई, वो फल चीनी हो गई। एरोमेटिक यौगिकों का जन्मदाता किसे माना जाता है? बेंजीन को। एरोमेटिक यौगिकों का जन्मदाता बेंजीन को। और बेंजीन की संरचना कैसी होती है? वलय जैसी होती है। कैसी होती है? वलय जैसी होती है। बेंजीन की संरचना वलय जैसी होती है। बेंजीन की संरचना वलय जैसी होती है। और एरोमेटिक यौगिकों का जन्मदाता बेंजीन को माना जाता है। देखिए, हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक का नाम है संतृप्त यानी कि सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और एक का नाम है अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। और एक होता है एरोमेटिक। तो हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के हो जाएंगे? 3, सेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड और एरोमेटिक। और इसी एरोमेटिक में बेंजीन है। और एरोमेटिकों में सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन बेंजीन है। और बेंजीन का सूत्र है C6H6, ठीक है। बेंजीन की खोज माइकल फैराडे ने किया था, और उन्होंने बाइकार्बोनेट ऑफ हाइड्रोजन का इसे नाम दिया, और आगे चलकर बेंजीन इसका नाम दिया गया। तो सबसे सरलतम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन है? बेंजीन है, C6H6, ठीक है। देखिए आ गया कि एरोमेटिक यौगिकों का जन्मदाता बेंजीन। बेंजीन की खोज फैराडे ने, बाइकार्बोनेट ऑफ हाइड्रोजन। अच्छा, C6H6 इसका सूत्र हो गया। बेंजीन के एक मोल को संतृप्त करने के लिए H2 के मोल की कितनी संख्या आवश्यक है? 3, ठीक है। गैमेक्सिन का रासायनिक नाम क्या है? बेंजीन हेक्साक्लोराइड। कार्बनिक यौगिक तांबे की मौजूदगी में गर्म करने पर नीले हरे रंग की ज्वाला उत्पन्न करेगा। कौन? क्लोरोबेंजीन। कार्बोलिक एसिड के नाम से कौन जाना जाता है? फिनॉल। फिनॉल का उपयोग बेकेलाइट के निर्माण में, फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड के मिश्रण से ही बेकेलाइट प्लास्टिक का निर्माण किया जाता है। और उसका कथी बनाइएगा? टीबी के केसोस, बाल्टी वगैरह। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण हो गया। बन जाएगा, टूटेगा तो दोबारा कुछ नहीं बना पाइएगा। बेकेलाइट, फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड का सब बहुलक है। अच्छा, डीडीटी का पूरा नाम क्या है? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, DDTE पढ़िए। क्या पढ़िएगा? DDTE, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। देखिए, इथेन नहीं पढ़िएगा ना तो मीथेन है, इथेन है, इसी में फंसाता है। तो DDT का फुल फॉर्म क्या होगा?
DDTE बस याद रखिए, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। अच्छा, DDT क्या है? कीटनाशक है, संपर्क में आइएगा तो नुकसान पहुंचाएगा। इतना ना DDT का अमेरिका छिड़काव किया मच्छर को भगाने के लिए कि सारा दौड़ के कहाँ जाएगा? तालाब में। तो वहाँ पेलिकन नामक एक पक्षी थी, उसका अंडा का खोल इतना कमजोर हो गया कि जब अंडा देती थी तो अंडे फूट जाता था, तो उनकी जनसंख्या में क्या हुआ? कमी आ गया। और DDT क्या है? एक संपर्क कीटनाशक है। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला रसायन सोडियम बेंजोएट है। उसके अलावा कॉपर सल्फेट भी है। दर्द निवारक मरहम आयोडेक्स में कौन सी गंध आती है? मिथाइल सेलिसिलेट की। आयोडेक्स मलिए या काम पर चलिए, तो आयोडेक्स जो लगाते हैं महकता है मिथाइल सेलिसिलेट की। पहले हम लोग गांव में थे ना, तो बचपन में लोग कहता था कि नेपाल वाला जो है ना, रोटी में आयोडेक्स लपेट के खाता है। कितना नशेड़ी लड़का सब होता है, आयोडेक्स का नशा करता है। करता है सब आयोडेक्स का नशा। आयोडेक्स से वो व्यक्ति जो है वो टायर ट्यूब करने वाला सोल्यूशन का। अच्छा देखिए, मिथाइल है ना, मिथाइल सेलिसिनेट है। काला सोना पेट्रोल को। पेट्रोलियम किसका मिश्रण है? हाइड्रोकार्बनों का। पेट्रोल की गुणवत्ता ऑक्टेन नंबर से। गैसोलीन, गैसोलीन के नमूने की गुणवत्ता का पैसा पता कैसे लगाइएगा? ऑक्टेन नंबर से। एथिलीन डाइब्रोमाइड को पेट्रोल में मिलाने पर क्या होगा? यह ऑक्टेन नंबर को बढ़ा देगा। ठीक है। व्यापारिक वैसलीन किससे प्राप्त कीजिएगा? वैसलीन लगा के वैसलीन, पेट्रोलियम। पैराफिन मोम भी पेट्रोलियम का ही उत्पाद है। अच्छा, पेट्रोलियम ईथर ड्राई क्लीनिंग के लिए इत्र में विलायक होगा। पैराफिन मोम मलहम और कॉस्मेटिक में काम आएगा। एस्फाल्ट और कोक छत सड़क निर्माण इलेक्ट्रोड में। और गैसोलीन का प्रयोग विमानन ईंधन के रूप में। साबुन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? साबुनीकरण कहा जाता है। साबुन से बहुत बार प्रश्न पूछता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि साबुन बनाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? साबुनीकरण कहते हैं। सीधा सभी साधारण साबुन जो होते हैं वह उच्च वसीय अम्लों के एस्टियरिक, पाल्मिटिक अथवा ओलिक एसिड के सोडियम और पोटेशियम के लवणों के मिश्रण होते हैं। बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि सभी साधारण साबुन क्या होते हैं, तो उसमें ऑप्शन में रहेगा एस्टियरिक, पाल्मिटिक या ओलिक एसिड के सोडियम पोटेशियम के मिश्रण होते हैं। और साबुन बनाने की क्रिया को साबुनिकीकरण कहते हैं। वे साबुन जो उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण यानी कि कास्टिक सोडा होते हैं वह कड़े साबुन कहलाते हैं और उसका उपयोग कपड़ा धोने में होता है। क्लियर है। और जो साबुन उच्च वसीय अम्लों के पोटेशियम लवण होते हैं अर्थात कास्टिक पोटास, वे मुलायम साबुन होते हैं और इसका उपयोग हम लोग कहाँ करेंगे? स्नान करने में। तो स्नान करने में किसका प्रयोग होगा? पोटेशियम के लवण, कास्टिक पोटास। पोटेशियम का उपयोग कहाँ होगा? देह धोएला। और सोडियम के लवण का प्रयोग कहाँ हुई? कपड़ा धोएला। तो सोडियम पोटेशियम अंतर हो गया ना। अच्छा, मुलायम जो साबुन होंगे उसमें किसके लवण प्रयोग होंगे? पोटेशियम के। और कपड़ा धोने में सोडियम के। ठीक है। अच्छा, साबुन किसका सोडियम सॉल्ट है? देखिए आ गया एस्टियरिक एसिड, पाल्मिटिक एसिड। साबुन के निर्माण में होने वाली अभिक्रिया साबुनीकरण कहलाती है। और मूलतः साबुन किसके सोडियम पोटेशियम के लवण है? तो दीर्घ श्रृंखला के मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के। तो यहाँ पर क्या कह रहा था कि उच्च वसीय अम्लों के एस्टियरिक, पाल्मिटिक, ओलिक एसिड के सोडियम और पोटेशियम लवणों के मिश्रण है। और पोटेशियम का उपयोग नरम देह धोएला और सोडियम का उपयोग कपड़ा धोने के लिए। साबुन के विनिर्माण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कच्चा माल क्या है? वसा एवं अम्ल। कौन सा साबुन एक सह उत्पाद है? ग्लिसरीन। अपमार्जक क्या है? शोधन अभिकर्ता है। प्रेशर कुकर का हैंडल प्लास्टिक का बना होता है क्योंकि इसको उष्मा का कुचालक बनाया जाता है। और इसमें कौन सा प्लास्टिक प्रयोग होता है? जो मानव निर्मित प्लास्टिक है तो बेकेलाइट। और बेकेलाइट और मेलामाइन थर्मोसेटिंग के प्लास्टिक हैं। एक बार बनाइएगा टूटेगा तो दोबारा नहीं बनेगा। और बेकेलाइट जो है क्या है? फिनॉल एवं फॉर्मल्डिहाइड का मिश्रण है।
प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? बहुत बार ये पूछा जाता है कि प्राकृतिक रबर जो है वह आइसोप्रीन का बहुलक है। ठीक है, प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक है। ठीक है, रबर को ताकत प्रदान करने, अधिकतम लचदार बनाने के लिए और अस्थायित्व प्रदान करने के लिए सल्फर और ताप से उपचारित करने की प्रक्रिया को वल्कनाइजेशन कहते हैं। सल्फर मिलाएंगे तो लचीला होगा, कार्बन मिलाएंगे तो कड़ा हो जाएगा। ठीक है, और रबर किस में घुल जाता है? कार्बन डाइसल्फाइड में। प्राकृतिक कच्चे माल से कौन बनाया जाता है? तो रेयान। ऊन के बदले में प्रयुक्त होने वाला बहुलक तंतु जो सिंथेटिक कंबल, स्वेटर आदि बनाने में काम आता है, नायलॉन कहलाता है। नायलॉन धागा किससे बना होता है? पॉलीएमाइड पॉलीमर से। नायलॉन पॉलीएमाइड से। हेक्सामिथाइल डायनामाइन और एडिपिक एसिड के संघनन से प्राप्त जो पॉलीमर होता है वह नायलॉन 66 है। अच्छा, कौन प्राकृतिक बहुलक नहीं है? तो नायलॉन। बाकी ऊन, चमड़ा, रेशम है। वनस्पति फाइबर से कौन बना है? सेलुलोज। सारा चीज सेलुलोज से बन रहा है। रेयान के निर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? सेलुलोजे का। लेकिन रेयान क्या है? अच्छा, रेयान सूत हो गया, सूत के समान। ग्लाइकोल का प्रयोग कहाँ, किसके निर्माण में किया जाता है? टेरिलीन के। टेरिलीन एथिलीन ग्लाइकोल और किस अम्ल का संघनन बहुलक है? तो टेरेपथिक एसिड का। अच्छा, ट्राइनाइट्रोटॉल्यूइन टीएनटी क्या है? टीएनटी एक विस्फोटक है। ये विस्फोटक से प्रश्न बार बार पूछा जाता है और हमेशा जो है फंस जाता है। ठीक है, देखिए जो भी नाइट्रेट होंगे, नाइट्रेट एस्टर, उसका प्रयोग विस्फोटक बनाने में होगा। और सबसे पहला विस्फोटक का नाम हम लोग लेते हैं डायनामाइट। और डायनामाइट जो है इसकी खोज अल्फ्रेड नोबल ने किया था और नोबेल पुरस्कार स्थापित किए। और यह नाइट्रोग्लिसरीन को, आ गया नाइट्रेट, नाइट्रोग्लिसरीन को लकड़ी के बुरादे पर अवशोषित करके बनाया जाता है। तो क्या याद रखना है हम लोगों को? नाइट्रोग्लिसरीन। और नाइट्रोग्लिसरीन की जगह आजकल आधुनिक समय में सोडियम नाइट्रेट का प्रयोग हो रहा है। किसका प्रयोग हो रहा है? और इसका सूत्र क्या है सोडियम नाइट्रेट का? NaNO3। जिलेटिन डायनामाइट में नाइट्रोसेलुलोज की मात्रा उपस्थित रहती है, जिसके कारण क्या हो जाएगा? विस्फोट ज्यादा होगा। ठीक है, अब आता है TNT। इसको कहा जाता है टाई नाइट्रोटॉल्यूइन। ठीक है, और ये तेजाब प्लस HNO3 को मिलाकर बनाया जाएगा। उसके बाद आता है TNP। TNP को पिक्रिक एसिड भी कहते हैं और ये फिनॉल और HNO3 को मिलाया जाएगा। तो देखिए TNT में क्या मिला रहे हैं आप? तेजाब मिला रहे हैं और HNO3 मिला रहे हैं। ठीक है, और TNP में क्या मिला रहे हैं? फिनॉल प्लस HNO3। और TNG जो है, जिसे कहा जाता है आपको नोबेल का तेल, जो UPPCS में पूछा हुआ था, किसे नोबेल का तेल कहा जाएगा? TNG। TNG को नोबेल का तेल कहा जाता है। और यह तेजाब और नाइट्रिक एसिड मिलाइएगा। तो ध्यान से सुनिए, TNG और TNT, ट्राइनाइट्रोटॉल्यूइन और ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन। तो ग्लिसरीन कैसा होगा? तेल के जैसा होगा। तो इसीलिए TNG यानी कि ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन को हम लोग नोबेल का तेल कहते हैं। और इसमें क्या होगा? TNT और TNG दोनों में तेजाब रहेगा और उसके अलावा क्या रहेगा? HNO3। क्लियर हुआ? HNO3 नहीं बुझ रहा है, नाइट्रिक एसिड। खूब ध्यान से सुनिए, TNT ट्राइनाइट्रोटॉल्यूइन और TNG ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन, ये दोनों में H2SO4 तेजाब और प्लस नाइट्रिक एसिड HNO3 मिलाएंगे। एक ही है TNP जिसमें सिर्फ फिनॉल मिलाया जाता है, नहीं तो कॉमन क्या रहेगा? नाइट्रिक एसिड HNO3। ठीक है, किसे पिक्रिक एसिड कहा जाता है? TNP को, ट्राइनाइट्रो फिनॉल को। अच्छा, तो हम लोग आए, ट्राइनाइट्रोटॉल्यूइन क्या है? विस्फोटक है। ट्राइनाइट्रोटॉल्यूइन का प्रयोग कहाँ किया था? विस्फोटक के रूप में। बिस्फोठी नाइट्रोग्लिसरीन एक क्या है? एस्टर है। RDX का अन्य नाम साइक्लोनाइट है। देखिए RDX का फुल फॉर्म क्या है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव। और इसका रासायनिक नाम साइक्लो ट्राइमिथाइलिन ट्राइनाइट्रामाइन है। क्या है? साइक्लो SM ट्राइमिथाइलिन ट्राइनाइट्रामाइन है। STMTN याद रखिए, STMTN साइक्लो ट्राइमिथाइलाइन ट्राइनाइट्रोमाइन है। और RDX को ही हम लोग कई गो नाम जानते हैं? प्लास्टिक विस्फोटक,
यूएसए में साइक्लोनाइट, जर्मनी में हेक्साजेन, इटली में T4 और आरडीएक्स में तापमान एवं आग की गति बढ़ाने के लिए एल्युमिनियम का चूर्ण मिलाया जाता है और इसका विस्फोटक की मात्रा 1510 केजी होता है, इसीलिए आतंकवादी ज्यादा इसी का प्रयोग करेगा। तो आरडीएक्स का नाम साइक्लोनाइट कहाँ है? यूएसए में, जर्मनी में हेक्साजेन, इटली में T4, ठीक है। और इसे प्लास्टिक विस्फोटक भी कहा जाता है और इसका रासायनिक नाम क्या है? STMTN, STMTN, साइक्लो ट्राइमिथाइलाइन ट्राइनाइट्रोमाइन। और आरडीएक्स का फुल फॉर्म रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव। अच्छा, कौन एक विस्फोटक नहीं है? तो पोटेशियम क्लोरेट है, TNG है, TNT है, TNP है, आरडीएक्स है। क्या नहीं है? नाइट्रोक्लोरोफॉर्म नहीं है, वो तो निश्चेतक है। डायनामाइट के निर्माण में प्रयुक्त कौन होता है? ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट होता है, चाहे आपको सोडियम नाइट्रेट हो गया या नाइट्रोग्लिसरीन हो गया। अल्फ्रेड नोबेल को नोबेल पुरस्कार की स्थापना डायनामाइट के कारण, और डायनामाइट का खोज 1867 में किए थे। एस्पिरिन क्या है? एस्पिरिन एक प्रकार का एंटीपायरेटिक है। एंटीपायरेटिक का मतलब दर्द निवारक। आइडोफॉर्म पूर्तिरोधी है। पेनिसिलिन का आविष्कार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। एसिटिलीन अणु में विद्यमान हाइड्रोजन परमाणु क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। एक विद्यार्थी ने गलती से एसीटोन को अल्कोहल के साथ मिला दिया, और एसीटोन और अल्कोहल के मिश्रण को कैसे अलग कीजिएगा? प्रभाजी आसवन द्वारा, यानी कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन द्वारा। किसके द्वारा? डिस्टिलेशन के द्वारा। कहने का मतलब एसीटोन का प्रयोग कहाँ करते हैं? नेल पॉलिश हटाने में। महिलाएं को देखिएगा सप्ताह में 10 बार लगाएगी या 10 बार झाड़ेगी। तो एसीटोन और अल्कोहल के मिश्रण को कैसे हम लोग अलग करेंगे? चूंकि दोनों लिक्विड है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन द्वारा। बार बार इससे प्रश्न पूछा जाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, और ये हमेशा जो है फंस जाता है। जैसे किन चीजों को कैसे अलग करेंगे? जैसे मान लीजिए कि आपको ये करना हो, देखिए आसवन विधि आई है, यानी कि चीजों को छांटने वाला, जिसको कहा जाता है डिस्टिलेशन। जब दो द्रव्यों के क्वथनांकों में अंतर ज्यादा हो, किसमें? द्रव्यों में, तब उनके मिश्रण को आसवन विधि से अलग किया जाता है। यहाँ पर एसीटोन और अल्कोहल दोनों द्रव्य है, अर्थात यह द्रव्यों के मिश्रण को अलग करने की विधि है। क्या? डिस्टिलेशन। प्रथम भाग में वाष्पीकरण करेंगे, वेपोराइजेशन, और दूसरे भाग में कंडेंसेशन करेंगे। अब आइए आंशिक आसवन, यानी कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इस विधि से वैसे मिश्रित द्रव्यों को अलग करते हैं जिनके क्वथनांकों में अंतर बहुत कम हो, जैसे एसीटोन और अल्कोहल। और ऐसे चीजों को कौन कौन है? तो खनिज तेल या कच्चे तेल में से शुद्ध डीजल निकालना हो, पेट्रोल निकालना हो, मिट्टी का तेल निकालना हो, कोलतार, ठीक है। और उसके अलावा एसीटोन और अल्कोहल के मिश्रण को ऊर्ध्वपातन में, आइए सबमिलेटेड में, ऐसे दो ठोसों को अलग करना है जिसका एक ठोस क्या हो? सबमिलेट हो, यानी कि ऊर्ध्वपातित हो जाता हो, और दूसरा नहीं। और इस विधि से कपूर, नेफ्थलीन, अमोनियम क्लोराइड, एंथ्रासीन को अलग किया जाता है। तो ये भी प्रश्न बार बार पूछता है कि कपूर, नेफ्थलीन, अमोनियम क्लोराइड और एंथ्रासीन को सबमिलेटेड किया जाता है, ऊर्ध्वपातित किया जाता है। अब आइए क्रोमेटोग्राफी, वर्णलेखन। किसी मिश्रण के विभिन्न घटकों की अवशोषण क्षमता भिन्न भिन्न होती है, और वैसे किसी अधिशोषक पदार्थ से विभिन्न दूरियों पर अवशोषित होते हैं, उसको क्रोमेटोग्राफी करते हैं। भाप आसवन आइए, यानी कि स्टीम डिस्टिलेशन। इस विधि से कार्बनिक मिश्रण को शुद्ध किया जाता है, जो जल में अघुलनशील होता है परंतु भाप के साथ वाष्पशील होता है। और इस विधि से विशेष रूप से उन पदार्थों का शुद्धिकरण किया जाता है जो अपने क्वथनांक पर अपघटित हो जाते हैं, जैसे एसीटोन और मेथिल अल्कोहल को। क्लियर हो गया? एक और विधि होता है, जैसे मान लीजिए कि आपको ओसौनी करना हो, गेहूं में मिट्टी मिला हो, तो कैसे कीजिएगा? कैसे छांटिएगा उसको? धातुओं का मिश्रण को अलग करना हो तो कैसे कीजिएगा? रुकिए दिखाते हैं।
देखिए मेटीरियोलॉजी, धातु कर्म, जैसे मान लीजिए कि आपको थी है, देखिए कैल्सिनेशन की प्रक्रिया कहाँ की जाती है, निस्तापन का, ये सब नहीं पढ़े हैं आप लोग। सल्फाइड अयस्कों को कैसे छाटिएगा, भर्जन विधि द्वारा, सल्फाइड अयस्कों को भर्जन विधि द्वारा, कार्बोनेट अयस्कों को निस्तापन विधि द्वारा। तो कार्बोनेट अयस्क को कैसे छाटेंगे, निस्तापन विधि द्वारा। इस प्रक्रिया में धातु के अयस्क को उसके द्रव्यनांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट से नीचे ताप पर गर्म करते हैं ताकि अयस्क में मिले वाष्पशील अशुद्धियां दूर हो जाए। तो बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि सल्फाइड अयस्कों को भर्जन यानी कि रोस्टिंग करेंगे और कार्बोनेट अयस्कों को कैल्सिनेशन निस्तापन करेंगे। देखिए यही है, हर प्रश्न बार बार पूछा जाता है। सक्रियता श्रेणी, धातुओं के सापेक्ष अभिक्रियाशीलताएं, जिसका सूत्र है पोषोकै में एलू जाता सी हाता 50। बोलिए पोषोकै में एलू जाता सी हाता 50। फिर से बोलिए पोषोकै में एलू जाता सी हाता 50। पढ़िए तो पोषोकै में एलू जाता सी हाता 50। फिर से कस के पढ़िए पोषोकै में एलू जाता सी हाता 50। अब देखिए पोषोकै में, तो पूछेगा कि निम्न में से जो धातु हैं इसमें कौन ज्यादा रिएक्शन करेगा, तो पोषोकै में क्या पढ़िए, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। तो सबसे ज्यादा इसमें कौन है, घटते क्रम में नीचे आया। उसके बाद पढ़िए एलू जलो जस्ता, ठीक, एल्युमिनियम के बाद जस्ता लोहा, उसके बाद हो जाएगा एलू जलो। सी हाता 50, सीसा, हाइड्रोकार्बन, तांबा, पारा, चांदी, सोना। तो पोषोकै में एलू जलो सी हाता 50। अगर इसमें ऑप्शन देगा तो आराम से बैठा लीजिएगा सबसे ज्यादा कौन सक्रियता है, ये बार बार प्रश्न पूछा जाता है। तो हम लोग आए अपने इसी पर पॉइंट पर कि बायोडीजल बनाने के लिए वनस्पति तेल का उपयोग, माने वनस्पति में किस वनस्पति का, तो रतन जोत का प्रयोग किया जाता है और इसको कहा जाता है जेट्रोफा। और पौधा जो लगाया जाता है तो बड़े बड़े उसमें बीज बनते हैं और पशुओं से इसको दूर रखा जाता है। क्यों, क्योंकि यह जहरीला होता है। तो बायोडीजल जो बनाएंगे तो रतन जोत यानी कि जेट्रोफा के पौधे को, कार्बन टेट्राक्लोराइड को अन्य किस नाम से जाता है, तो पायरीन के रूप में, और यह आग बुझाने में भी काम आता है। सभी एलिफैटिक यौगिकों का जन्मदाता मीथेन को और सभी एरोमेटिक यौगिकों का जन्मदाता बेंजीन को। और हाइड्रोकार्बन 3 प्रकार के होते हैं, सेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड और एरोमेटिक। तो एलिफैटिक में कौन हो जाएगा, मीथेन, और एरोमेटिक में बेंजीन। और बेंजीन की खोज फ्राइडे ने कार्बोनेटेड हाइड्रोकार्बन के रूप में खोज किया था उसका। अब आइए सोडा वाटर जो हम लोग पीते हैं, कोको कोला वगैरह, पेप्सी, क्या रहेगा, कार्बोनिक एसिड रहेगा। लाल चींटी काटेगी तो फॉर्मिक एसिड हो जाएगा। अंगूर या इमली के रस में टार्टरिक एसिड मिलेगा। और लैक्टिक कहाँ मिलेगा, लैक्टिक दही, खट्टा दूध। और दुर्गंध युक्त मक्खन में ब्यूटराइक एसिड, सेव में मैलिक एसिड। कमरे के तापमान पर एक फ्लास्क में 2 अभिकारक गैस के बुलबुले उत्पन्न हो रहे हैं जो चूने के पानी को दूधिया कर देते हैं। तो वे क्या हो सकते हैं, तो मैग्नीशियम कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आशा की धातु किसे कहते हैं, यूरेनियम को। और यूरेनियम कांच को कौन सा रंग देगा, पीला। और सीमा पर जो इसकी तस्करी होती है येलो केक कहते हैं। अच्छा, किसका उपयोग होगा, यूरेनियम 9235 का, किसमें, परमाणु भट्ठी में। भारत में नहीं पाया जाता है, लेकिन भारत में कहाँ पाया जाता है, जादूगोड़ा झारखंड में। अच्छा, कौन सा अभिलक्षण हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में सर्वनिष्ठ कॉमन है, क्योंकि यह कमरे के तापमान पर सभी गैस है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन के लिए क्या सूत्र है, CnH2n+2। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड। देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब ये होता है कि हाइड्रोकार्बन में प्रत्येक कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं एक सहसंयोजी यानी कि कोवैलेंट बॉन्ड द्वारा संतुष्ट होती हैं। 4 गो हो गया जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन या एल्केन कहलाती हैं। और इसी एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है, CnH2n+2 है, यानी कि +2 वाला क्या है, केन। काइन का क्या हो जाएगा, माइनस। तो याद रखना है 2 एगो तक केन याद रखिए और केन के बाद काइन। तो केन का उल्टा क्या हो जाएगा,
तो काइन में क्या हो जाएगा -2, ठीक है। और एल्काइन जो हो जाएगा वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा। क्या हम लोग को याद रखना है, केन, एल्केन क्या है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, जिसमें हाइड्रोकार्बन के प्रत्येक कार्बन परमाणु की 4 सहसंयोजी बॉन्ड द्वारा आबद्ध रहते हैं। और इसका पहला है एल्केन, जिसका सूत्र है CnH2n+2, और काइन हो जाएगा अनसैचुरेटेड जिसमें -2 रहेगा। एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 है, और जहां n किसी अणु में उपस्थित कार्बन परमाणु की संख्या को दर्शाता है। और इसी में क्या होगा, मी प्रोब, क्या होगा, मी प्रोब, मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन क्या है, एल्केन है, और ये क्या है, सेचुरेटेड यानी कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो देखिए मीथेन का सूत्र क्या है CH4, इथेन का C2H6, प्रोपेन का C3H8 और ब्यूटेन का C4H10। मीथेन प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा घटक है। या देखिए जब भी पूछेगा प्रश्न कि प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है, तो मीथेन, नेचुरल गैस का मीथेन। लेकिन जैसे एलपीजी को आ देगा तो क्या हो जाएगा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, उसमें हो जाएगा प्रोपेन, ब्यूटेन। यही अंतर छांटना है। ऑप्शन में रहेगा मीथेन भी तो क्या मारिएगा, प्रोपेन ब्यूटेन मारिएगा जब एलपीजी कहेगा, प्राकृतिक गैस कहेगा तो मीथेन। देखिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में यही हो गया, जिसमें 2 निकटतम परमाणु या त्रिबंध या द्विबंध बनाते हैं, और इसका सूत्र है काइन का Cn-2, और एल्कीन भी इसी का है। और इसी एल्कीन का प्रथम सदस्य एथीन है, C2H4। और सबसे सरल एल्काइन जो है एथाइन है। चलिए यहाँ पर आइए, उसको पढ़ा जाएगा, उसमें तब क्लियर किया जाएगा। नाइट्रोजन ऑक्साइड में नाइट्रोजन की सबसे अधिक ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, N2O5 है। कार्बन के उस रूप के बारे में जिसे हीरा कहा जाता है, तो हीरा क्या है, ग्रेफाइट से कठोर है। इसमें कार्बन की उतनी ही प्रतिशतता होती है जितनी ग्रेफाइट में, ठीक है। और इसमें कार्बन से कार्बन की दूरी सभी दिशाओं में अलग अलग होती है, तब ना चमकेगा। और हीरा क्यों चमकता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण। विषमांगी या विजातीय मिश्रण कौन है, तो दूध। इसको हम लोग देखेंगे निकाल के कबू। अच्छा, सिनगैस कहा जाता है किसको, CO+H2 को। देखिए CO+H2 क्या है, भाप अंगार गैस या जल गैस, क्या है, वाटर गैस। इसी को क्या नाम दिया गया है, सिन गैस, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। लेकिन हाइड्रोजन ज्यादा होगा 49%, कार्बन मोनोऑक्साइड 45%। अच्छा, जल की अस्थायी कठोरता को दूर नहीं किया जा सकता है उबाल कर, यानी कि धोने के सोडे का अभिक्रिया करके, कैल्गोन विधि, आयनन विभव, इस सब पर के। और जल की अस्थायी कठोरता में क्या होता है, कैमेसक्लोना, कैल्शियम मैग्नीशियम के क्लोराइड सल्फेट एवं कैल्शियम मैग्नीशियम के सल्फेट, क्लोराइड एवं नाइट्रेट, कैल्शियम मैग्नीशियम के सल्फाइड, क्लोराइड एवं नाइट्रेट के जब मिलेगा तो क्या हो जाएगा, अस्थायी कठोरता। और अस्थायी कठोरता को कभी भी उबाल कर नहीं दूर कर सकते हैं। और इसका चेक करने का विधि क्या है, साबुन से हाँ, साबुन में उपयोग कीजिए जब झाग नहीं करेगा तो अस्थायी कठोरता है। अच्छा, उर्वरक के रूप में किसे प्रयुक्त किया जाता है, वही एनपीके को, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम फास्फेट। जिप्सम का सूत्र बताइए, CaSO4 इसे कैल्शियम सल्फेट भी कहा जाता है, CaSO4 अच्छा, गैर सेलुलोजी रेशा नायलॉन हो जाएगा, रेयान, लीलन, जूट हो जाएगा, ये सब सेलुलोजी। तांबा के प्रदूषण से बचाने के लिए, तांबा को खराब होने से बचाने के लिए, संदूषण से बचाने के लिए पीतल के बर्तनों पर सामान्यतः किस धातु की परत चढ़ाई जाती है, रांगा का। रांगा किसका मिश्रण है, तांबा और टीन का, ठीक है, तांबा टीन का मिश्रण रांगा है। और सबसे अधिक तन्य धातु कौन है जिसको लमराया जा सके, सोना। 2 अभिकारकों के मध्य अभिक्रिया हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करेगी, तो मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, तो ऐसे धातु हैं सोडियम, लिथियम और पोटेशियम। इसको चाकू से आप काट सकते हैं, लेकिन एल्युमिनियम को नहीं काट सकते हैं। तो किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, पोटेशियम।
और सोडियम को कहाँ रखा जाता है? मिट्टी के तेल में डुबाकर। मूर्खों का सोना किसे कहते हैं? आयरन सल्फाइड को। आयरन सल्फाइड का सूत्र क्या होता है? FeS2। FeS2, इसे झूठा सोना भी कहा जाता है। घातक, देखिए सदिया बियावा में लड़की अब जयमालवा पर चढ़े लिसन का है ये नु हवे FeS2 आयरन सल्फाइड झूठा सोना। बड़का बड़का हार पहन लो जैसे बुझाला कि कल्याण ज्वेलर्स के खानदान से वाले। घातक जहर साइनाइड का रासायनिक नाम क्या है? प्रूसिक एसिड। साइनाइड मार लेता है सब आतंकवादी। गोली रखा टेबलेट जीभ पर धरते मात्र स्वीट है कि सावर है पता नहीं चला आज तक। पटाखे का विस्फोट कैसे होगा? जल के होगा, दहन होके। कॉन्स्टेंटेन और तांबे और निकेल, कॉन्स्टेंटेन जो है किसका मिश्रण है? तांबा निकेल का। हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया में कैटालिस्ट के रूप में क्या प्रयोग होगा? पैलेडियम। ऑर्गेनिक कंपाउंड के समूह का परफ्यूम बनाने में उपयोग में न्यूनतम संभावना होती है कार्बोक्सिलिक एसिड का। अच्छा, अमाशय रस का पीएच मान क्या है? 7 से कम है। कॉफी का पीएच मान 7 से कम है। सेव के रस के पीएच मान 7 से कम है। और कार बैटरी जो है तेजाब, उसका भी पीएच मान 7 से कम है। ब्लू कार्बन क्या है? महासागरों और तटीय पारिस्थितिकी तंत्रों द्वारा उत्पादित कार्बन को ब्लू कार्बन कहते हैं। धातु ऑक्सीजन, जल और अम्लों से अभिक्रिया नहीं करती है। सोना तब ज्यादा दिन टिकेला और सोना ज्यादा तन्य है। सोना का क्या है? Au, और एक उत्कृष्ट धातु भी है। अच्छा, आवर्त सारणी में बाएं से जब दाएं की ओर जाने पर क्या घटता है? परमाणु की त्रिज्या, और ऊपर से नीचे आने पर बढ़ जाएगा। इस प्रकार हम लोगों ने इसको कंप्लीट किया। और प्राकृतिक रबर काफी मुलायम होता है, और प्राकृतिक रबर को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिला है? कार्बन। अब मुलायम बनाने के लिए रबर, सल्फर। रबर आसानी से किस में घुल जाएगा? कार्बन डाइसल्फाइड में। ठीक है। अच्छा, एक और लास्ट प्रश्न बताइए कि कुछ हीरे काले होते हैं। कुछ हीरे जो हैं काले होते हैं और उनका प्रयोग शीशा काटने में होता है, उसे क्या कहते हैं? बोर्ट। BOART, बोर्ट कहते हैं। ठीक है। अच्छा, मान लीजिए कि हीरा का मानना क्या है? हीरा का अपवर्तनांक जो है 2.417 होता है, और यह टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। और रेडियम से निकलने वाली जब एक्स किरणें हीरा पर पड़ेगी तो कौन सा रंग निकलेगा? हरा रंग। रेडियम से निकलने वाली जब एक्स किरणें हीरा पर पड़ेगी तो हीरा हरा रंग दिखाएगा।